साथियों, दिसंबर के साथ साथ एक और वर्ष बीतने को है। जनवरी हमें उम्मीदें देती है तो दिसंबर हमें हमारी गलतियों का एहसास कराने के साथ साथ अनुभव भी देता है। दोस्तों, इस बार दिसंबर में हम खुद से अपने आप से इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि हाई कोर्ट इलाहाबाद भर्ती परीक्षा 2022 में अपने लिए एक पोस्ट सुनिश्चित कर सकें और जनवरी को उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर बनाएं, अपने सपनों को साकार कर सकें नए साल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ अंग्रेजी का प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, जो पहला विकल्प है, द गर्ल साउटेड ब्राउ। द गर्ल साउटेड ब्राउ ब्राउ। फिर है द गर्ल साउटेड ब्राउ, कामा लगा हुआ है, ब्राउ, फिर फुल स्टॉप भी, नोटेड कामा भी लगा हुआ है, बेल रिटर्न है ये। द गर्ल साउटेड, फिर ब्राउ, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। फिर है जो डी विकल्प है, द गर्ल साउटेड ब्राउ, कॉमा, ब्राउ, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ठीक, इसमें आपको पंक्चुएशन के हिसाब से सेंटेंस सही करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प होगा सी वाला होगा। देखिए यहाँ पर जो ब्राउ लिखा है उसके बाद भी एक्सक्लेमेशन का लिखा हुआ है मार्क, और फिर भी उसके आगे जो ब्राउ है उसके साथ साथ उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये दोनों में यहाँ पर सही है। और यहाँ पर देखिए नोटेड कामा और कामा का भी बढ़िया यूज़ किया गया है, सही यूज़ किया गया है। तो ये विकल्प आपका सही है, सी वाला आप टिक लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। राम इज सीनियर। अब यहाँ पर सीनियर है दोस्तों, ठीक है, और रानी आगे लिखा हुआ है, स्पेस है बीच में। तो सीनियर फ्रॉम रानी होगा या टू रानी होगा, देन रानी होगा या एबव रानी होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का है, ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया जा रहा है दो लोगों के बीच में, राम और रानी के बीच में कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सीनियर है। तो हमें ये बताया गया है कि अगर कंपैरिजन दो लोगों के बीच में किया जाता है तो उसके साथ हमें देन का यूज़ किया जाना चाहिए। अगर कंपैरिजन हम दो लोगों के बीच में कर रहे हैं, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? देन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये एंड हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ओ आर पे एंड हो रहा है, ठीक है। सीनियर में क्या है? ओ आर है। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ आर होता है, जैसे जूनियर है, इन्फीरियर होता है, सीनियर भी उसी तरीके से है, तो उसके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते हैं। तो देन का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रॉम तो वैसे भी नहीं होगा। उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हम उसके साथ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम इज सीनियर टू रानी। तो अगर ये ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इनके अलावा कोई वर्ड्स हैं जिनके ओ आर नहीं होता है लास्ट में, तो अगर हम वहाँ पर कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ क्या करेंगे? देन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो श्योर है कि देन का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे। अगर ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जहाँ पर वो सेंटेंस, वो जो वर्ड है ओ आर पे एंड हो रहा है, तो वहाँ पर हम डेफिनेटली टू का यूज़ करेंगे। तो आपका विकल्प बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। मस्टर्ड, मास्टर्ड है, फिर मस्टर्ड है, मस्टर्ड है। अब देखिए मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? सरसों होता है। तो यहाँ पर जो सही स्पेलिंग है आपकी वो है ए वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही है, टिक लीजिएगा, MUSTARD, ठीक। फिर दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड एंटीक्वेटेड। राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड एंटीक्वेटेड है। तो एंटीक्वेटेड का मतलब क्या होता है? एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन, ठीक। क्या होता है? प्राचीन होता है। ये मैंने लिख भी दिया है, बड़ी जल्दी से लिख दिया, प्राचीन होता है। तो एंटीक्वेटेड का जो अपोजिट है, जो एंटोनिम होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो क्या होगा? रिन्यूड होगा, यूनिक होगा, मॉडर्न होगा या रेनोवेटेड होगा। तो देखो रिन्यूड हो गया एक, यहाँ पे रेनोवेटेड है, ये लगभग एक जैसी मीनिंग लिए हुए हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक होता है। तो यही विकल्प आपका सही है। तो आप टिक कर लीजिएगा सी विकल्प को। एंटीक्वेटेड का जो अपोजिट होगा वो मॉडर्न होगा।
नेक्स्ट है दोस्तों राइट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड इंक्लूड। इंक्लूड यहाँ पर है तो इंक्लूड का मतलब होता है समाहित करना या शामिल करना जिसको कहते हैं। इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। ठीक, ये मैं लिखे दे रहा हूँ, समझ लीजिए, बोल भी रहा हूँ साथ साथ, थोड़ा सा शामिल करना। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? एम्ब्रेस होगा। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। एम्बडी होगा, बॉडीली से संबंधित है। एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर करना, ठीक है, या हटाना, बाहर निकालना या हटा देना। इनक्लोज का मतलब होता है, इनक्लोज करना मतलब बंद कर देना, ठीक है, घिर के रख देना, बंद करना होता है। तो इसमें क्या सही होगा? तो देखिए, एलिमिनेट की मीनिंग मैंने बताई कि बाहर निकालना, क्या होता है? बाहर निकालना या हटा देना। और इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना होता है। तो ये यहाँ पर इसकी मीनिंग है, ये अपोजिट वर्ड इसका हो गया। इसके साथ साथ एक दूसरा एक वर्ड होता है एक्सक्लूड होता है। क्या होता है? एक्सक्लूड होता है, ठीक, एक्सक्लूड होता है। तो ये इंक्लूड का क्या है? एक्सक्लूड है। एक्चुअल अगर हम बात करते हैं तो इंक्लूड का अपोजिट एक्सक्लूड भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट लिखा हुआ है, तो एलिमिनेट यहाँ पे आप टिक करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं इंक्लूड के। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद। विद क्या होगा? हर होगा, सी होगा, ही होगा या हिज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो ही गया, इट वाज माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट हो ही गया आपका। फिर यहाँ पर हु वेंट विद, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। यहाँ पे क्या, कौन सा केस होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो इसमें कौन सा को ऑब्जेक्ट है? ना सी है, ना ही है, ना हिज है। ये पॉजेसिव केस में, ये नॉमिनेटिव केस में है, दोनों सब्जेक्टिव केस में हम कह सकते हैं। ठीक, तो आपका विकल्प कौन सा सही है? हर सही है, ए विकल्प आपका सही है। इट वाज माय ब्रदर हु वेंट विद, यहाँ पे आप क्या भर देंगे? हर भर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, उसके बदले में आपको एक वर्ड लिखना है, वन वर्ड देना है वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन देखते हैं। द मनी गिवन फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। मनी जो किसी दूसरों के कल्याण के लिए दिया जाता है, दूसरों के हित में दिया जाता है, तो उसको लोन कहते हैं। लोन कहाँ होता है? लोन तो आपसे लाठी मार करके वो ले लेगा। डिपॉजिट का मतलब होता है अपनी खाते में जमा कर देना या कहीं और खाते में जमा करना, तो वो वेलफेयर के लिए नहीं होता। डिपॉजिट का मतलब वेलफेयर के लिए नहीं होता है, तो आपका विकल्प ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। फिर होता है चैरिटी, और होता है डेट। तो डेट तो नहीं होगा, डेट का मतलब होता है ऋण। डेट और लोन लगभग एक जैसे हो गए, तो आपका बचता है चैरिटी, बचता है क्या? बचता है चैरिटी। तो यही विकल्प आपका सही है। चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान देना, ठीक है, चैरिटी का मतलब दान देना होता है। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स के लिए अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आगे भी आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, मतलब 17 और 18 तक एग्ज़ाम है, तो 18 तक आपको प्रैक्टिस सेट बराबर मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक्सपीरियंस इज़ द टीचर। अब यहाँ पर क्या करना है? सप्लाई द करेक्ट एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव बेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, कौन सा एडजेक्टिव अच्छा होगा, सुटेबल होगा, वो आपको भरना है। यहाँ पर बेटर होगा, ठीक है, बेटर होगा या गुड होगा या ग्रेट होगा या बेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इज द टीचर। तो बेटर देखिए ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। गुड है, ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। बेस्ट है यहाँ पे, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और ग्रेट तो हो ही नहीं सकता, ग्रेट भी क्या है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट होता, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर देखिए डी लगा हुआ है। डी हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले लगता है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री के हिसाब से इसको लिख देंगे। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, आपका ये एडजेक्टिव सही है। सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यहाँ पर सही होगा, बेस्ट, ठीक है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट है दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पर मीनिंग इसकी चूज़ करनी है। जो वर्ड दिया है एनिमी, एनिमी का मतलब होता है शत्रु होता है। क्या होता है? शत्रु होता है, दुश्मन होता है। तो पल होगा, मेट होगा, नेबर होगा, फो होगा, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है, इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? तो आप यहाँ पर कौन सा टिक करेंगे? जो आपका विकल्प सही है वो है फो, FOE, ठीक है। फो का मतलब क्या होता है? शत्रु ही होता है। ये सेम मीनिंग वाले हैं, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड।
करेक्ट मीनिंग भरनी है वीक। तो वीक की क्या होगी, फीबल होगा, साइलेंट होगा, अगली होगा, कावर्ड होगा। देखिए साइलेंट का मतलब होता है शांत, कावर्ड का मतलब कायर, ठीक। अगली का मतलब क्या होता है, भद्दा होता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। तो ये कावर्ड का हो गया कायर। आपका बच क्या रहा है, फीबल बच रहा है। फीबल का मतलब क्या होता है, दुर्बल, और दुर्बल का मतलब क्या होता है, वीक। तो आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, ठीक। वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, इसमें आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस में इंटरजेक्शन आपको पता करना है। क्या पता करना है, इंटरजेक्शन पता करना है। तो इसमें कौन सा इंटरजेक्शन होगा, तो ये क्वेश्चन जो है वाई इसमें लिखा हुआ है, वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। तो ये आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो आप इसको ड्रॉप ही कर दीजिए, इसको लीव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाई के बाद कॉमा लगा हुआ, तो वाई तो बिल्कुल नहीं होगा, रियली नहीं होगा, इट नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। रिलेटेड वर्ड आपको देखना है, स्क्रू ड्राइवर हो जाता है तो नेल है, तो क्या हो जाएगा, नेल ड्राइवर होगा, क्या होगा, क्या होगा, नेल है तो नेल ड्राइवर नहीं होगा, पॉलिश नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होगा, यहाँ पे स्टील भी नहीं होगा, आपका होगा नेल हैमर होगा। क्या होगा, नेल जो होती है वो दीवार में लगने वाली कील को कहते हैं। स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, कसा जाता है। तो नेल कील को कैसे ठोका जाता है, हैमर से, हथौड़े से मारा जाता है ना, तो दीवार में वो ठोकी जाती है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये है हैमर हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला दोस्तों, द प्लूरल ऑफ फिश इज। फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। 38 में बी आपका सही है, तो बी टिक कर लीजिएगा आप। हाँ, एक और चीज़ इसके साथ बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए फ़िश हैं, वो भी अलग अलग कलर की होती, मल्टी कलर्ड होती हैं। तो अगर कोई 2-3 फ़िश हैं, वो एक ही कलर की हैं, वाइट कलर की ही हैं, तो उसके लिए हम प्लूरल में फ़िश यूज करेंगे। और अगर एक वाइट कलर में है, एक थोड़ा सा येलो कलर की है, एक थोड़ा सा एक ब्राउन कलर की हो गई, तो ये अलग अलग रंग की अगर फ़िश हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम फिशेज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो सही है वो आपका फिश ही सही है, आप इसको टिक लीजिए। ये मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों, राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई। आई के बाद अपॉस्ट्रोफ है, वी लगा हुआ है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, आई हैव होगा। क्या होगा, आई हैव। क्या होगा दोस्तों, आई हैव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चूज द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड। ये वर्ड है यहाँ पे जंबल दिया हुआ है, जंबल करके लिखा हुआ है, KATCEL। तो इसका क्या होगा, इसका अनजंबल करके हमको क्या करना है, इसका वर्ड बताइएगा जो मीनिंगफुल वर्ड हो। तो इसका जो पहला लिखा हुआ है टैकल, टैकल ही सही है इसका, ठीक है। ए विकल्प इसका बिल्कुल सही है। टैकल का मतलब होता है जूझना, टैकल करना मतलब उसको सॉल्व कर लेना है तरीके से, कि चलो हम प्रॉब्लम्स को, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। लोग आम बोलचाल की भाषा में आजकल बोलते हैं टैकल करना, ठीक है, जूझा जाए या सॉल्व किया जाए उसको। जूझते हैं तभी थोड़ा उसको हमें समाधान में उसके खोजने में मदद भी मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ नाउन दैट सूट्स द गिवन सेंटेंस। अब इसमें नाउन की करेक्ट फॉर्म बताइएगा जो इसमें सही हो। द मेन आर वर्किंग, देयर आर एट होम। मेन आर वर्किंग, देयर वाइफ आर एट होम, देयर वाइफ आर एट होम, या देयर हस्बैंड्स होगा, या हस्बैंड होगा, या वाइफ्स होगा। देखिए देयर का यूज है यहाँ पे और मेन है यहाँ पे, तो पहले सेंटेंस में मेन का यूज है, तो यहाँ पर भी प्लूरल ही होगा। कोई जो नाउन होगी वो क्या होगी, नंबर में प्लूरल होगी, प्लूरल नंबर की नाउन होगी यहाँ पे, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप भरेंगे वाइफ्स भरेंगे। क्या भरेंगे, देयर वाइफ्स आर एट होम, ठीक। देयर वाइफ्स आर एट होम हो जाएगा, वाइफ्स आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट टेंस। इसमें टेंस बताना है आपको। ही ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, तो ही ऑलवेज कैरीड, कैरीड में देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, सीधे सीधे आप ये ऐसे कर दीजिएगा। इसमें देखिए कोई ना हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है, सिर्फ सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट करेंगे।
नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब आपको सही बतानी है, इसमें कौन सी वर्ब करेक्ट होगी। स्लेप्ट होगा, वाज स्लीपिंग होगा, स्लीप्स होगा या हैज स्लेप्ट होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्ब सही होगी। तो इसमें होगा यू। देखिए यू के साथ वाज नहीं होता है, हैज भी नहीं होगा, स्लीप्स तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा यू स्लेप्ट। यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। यू क्या है प्लूरल में आता है तो वाज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके ऐसे ही हट गए। स्लीप्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है। और यू क्या है प्लूरल नंबर में है तो स्लेप्ट आप कर दीजिएगा, यू स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट दोस्तों है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब टू मेक द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव और फिर आ जाता है बीन, ठीक, और प्लस आईएनजी में हो जाता है वर्ब। वर्ब किस में हो जाता है, आईएनजी में हो जाता है। तो इसको आपको करना है पास्ट परफेक्ट। हैज़ नहीं होता, हैड होता है, इसमें हमने लिख दिया हैज़ लिख दिया तो वहाँ पे आप हैड कर लीजिएगा, हैड बीन का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है तो हैड बीन कर लीजिएगा। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, सी वाला विकल्प आपका सही है, हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन, और यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है तो फॉर एन आवर, तो आपका हैड बीन वॉचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें सही वर्ब आपको बतानी है। द बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट होगा, लिव इन द नेस्ट होगा या हैज़ लिव होगा या हैव लिविंग होगा। तो क्या होगा लिव इन द नेस्ट। ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कह सकते हैं। तो द बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है तो क्या होगा, दी मैंगो दीज मैंगोज आर क्या होते हैं, सौर होते हैं, शोर है, तो आप सही विकल्प क्या होगा सौर, SOUR होगा, खट्टे हैं, ठीक। अभी तक अंगूर खट्टे होते थे, अब मैंगो भी खट्टे होने लगे हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन स्पीक एंड स्पान, ठीक। तो इसका आपको क्या करना है, चूज द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमको बताना है। तो स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा, क्या होता है, साफ सुथरा होता है, क्या होता है, साफ सुथरा होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, वेरी डर्टी ये नहीं होगा, टू डिफरेंट व्यूज़ हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक, ये भी नहीं होगा। और फिर है नीट एंड टाइडी, तो नीट एंड टाइडी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला तो वैसे भी नहीं होगा क्लोज फ्रेंड्स। स्पीक एंड स्पान का मतलब होता है साफ होता है, साफ सुथरा। चूज द सब्जेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ट्रीज गिवन अस ऑक्सीजन गिव्स अस ऑक्सीजन। तो आपका इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें मैस्कुलिन जेंडर पता करना है तो ROE DRAKE ड्रेक होगा, ROE रो होगा, काउंटेस होगा या पीहन होगा। तो देखिए पीहन नहीं होगा, काउंटेस नहीं होगा, रो नहीं होगा। मैस्कुलिन जेंडर पूछ रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है आपसे, तो आप इसमें क्या करेंगे। तो ड्रेक किसे कहा जाता है, हमने एक अभी इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी था। ड्रेक कहते हैं नर बतख को, कहते हैं किसे कहते हैं, नर बतख जो होती है उसको ड्रेक कहते हैं, ठीक, उसको ड्रेक कहते हैं। और मादा को क्या कहते हैं, डक कहते हैं, जो फीमेल होती है उसको डक कहते हैं। तो आप ड्रेक टिक कर लीजिएगा, ड्रेक आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक। जो लास्ट प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का अंग्रेजी का, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। कॉक्स क्रो, कॉक डूडल डू। तो इसमें क्या है, देखिए कॉक्स क्रो आवाज़ की बात आ रही है, कॉक्स कॉक डूडल डू आवाज़ की बात। तो जहाँ पर ध्वनि की बात होती है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ओनोमेटोपोइया होता है, ओनोमेटोपोइया होता है। तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो आपकी मर्जी अगर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती से जुड़ी कोई भी अपडेट पानी है तो आप चैनल पर जा करके इससे जुड़ी जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकती हैं आसानी से। इसके अलावा आपको वोकैब से संबंधित और हिंदी प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाइए और देखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।